क्या हाल चाल है बालकों? क्या हाल चाल है? आवाज़ नहीं मिल पा रही है? वाह बढ़िया है सर, बड़ा स्लो। क्या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोग? ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले अम्ल की भास्मिकता के आधार पर अम्ल के प्रकार। यानी भास्मिकता क्या होती है? तो कोई अम्ल अपने जलीय विलयन में जितना H आयन डोनेट करेगा तो H आयन की संख्या उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। ये पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। उसके आधार पर अम्ल के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 3। कौन कौन से थे भाई? फटाफट बता दो। एक मोनोबैसिक एसिड, डायाबैसिक एसिड, ट्राईबैसिक एसिड। मोनोबैसिक एसिड की भास्मिकता कितनी होती है? 1। डायाबैसिक की, ट्राईबैसिक की 3। इतनी तो बातें पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे भाई? हाइड्रा एसिड, यानी वैसे एसिड जिसके कंपोनेंट्स में केवल H एटम होता है। जिसके कंपोनेंट्स में, जिसका कंपोजिशन केवल हाइड्रोजन ही हो, केवल, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रा एसिड। और दूसरा क्या था भाई? ऑक्सी एसिड, जिसके कंपोजिशन में हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिड। ये पढ़ चुके थे हम लोग? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पक्का? जैसे आप पीछे देख भी सकते हैं, पीछे सारी बातें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम साइड्स में दिखा देते हैं आपको। देखो भाई, एसिड यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन बेसिसिटी, और बेसिसिटी के आधार पर एसिड के टाइप, बेसिसिटी के आधार पर एसिड का टाइप। कितना टाइप था भाई? तो भास्मिकता के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। मोनोबैसिक, डायाबैसिक एसिड और ट्राईबैसिक एसिड। पढ़ लिए? चलो अब मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रा एसिड है। क्या है? हाइड्रा एसिड, यानी वैसे अम्ल जिसके कंपोजिशन में केवल H एटम है, केवल H एटम है, उसे क्या कहते हैं भाई? हाइड्रा एसिड कहते हैं। क्लियर है ना? यानी सच एन एसिड इन देयर कंपोजिशन ओनली H एटम कॉल्ड हाइड्रा एसिड। यानी जिसके कंपोजिशन में केवल हाइड्रोजन एटम ही होना चाहिए, बाकी और भी एटम हो लेकिन हाइड्रोजन मेन होना चाहिए। अगला हम लोग पढ़े थे भाई, इसका एग्जाम्पल HCl, HI, HF और HBr। इसमें बताया गया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन एटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन एटम इन्हें कहा जाता है। एक ग्रुप 17 के तत्व होते हैं। पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपके केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें मिला था बाबू ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड क्या होता है? तो कहता है कि सच एन एसिड विच हैविंग O एटम एलोंग विथ हाइड्रोजन एटम, एलोंग विथ हाइड्रोजन एटम। यानी ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है भाई? हाइड्रोजन भी होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सी एसिड कहा जाता है। ये कल के क्लास में हम लोग सारी बातें पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोगों का आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। बेस को हिंदी में क्या कहेंगे? भस्म। कल मैथ के दीवाने लोग बेस को आधार बता रहे थे। क्या बता रहे थे? आधार। भाई ठीक है, होता है। मैथ के दीवाने आधार भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के दीवाने बनने पड़ेंगे ना आपको। तो केमिस्ट्री की जब दीवानगी आएगी तो उसी बेस का मतलब क्या हो जाएगा? भस्म। क्लियर है? और जब फिल्मी दीवानों में जाओगे तो वही बेस बेबी को पसंद हो जाएगा, वही बेस बेबी को पसंद हो जाएगा। तो अलग अलग आपकी दीवानगी अलग अलग और अर्थ अलग अलग। अब तो समझ में आ रहा है ना? जगह बदला, दीवानापन बदला, मतलब बदल गए, मतलब बदल गए। आगे बढ़े हम लोग। तो सबसे पहला हम लोगों का आज का टॉपिक, चलो बाबू, बेस। समझोगे बाबू मेरे बातें कम? बेस। बेस को क्या कहते हो भाई? भस्म। क्या कहते हो? भस्म। और दूसरा देखोगे बाबू, और में इसी बेस को कुछ लोग क्या कहते हैं?
क्षार, चलोगे बाबू क्षार। और इसको एक्चुअली क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली। अब बेस को भस्म कहेंगे, क्षार को अल्कली कहेंगे, और में कह सकते हैं। तो अब देखो, अल्कली लैटिन भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना है, अल्क्यूली से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एस ऑफ प्लांट, एस ऑफ प्लांट। हमने क्या बोला? ध्यान से सुनना भाई, एस ऑफ प्लांट बोला। क्या बोला? एस ऑफ प्लांट। हिंदी में क्या कहते हैं? एस को राख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राख। पेड़ पौधों का जला हुआ राख, लकड़ियों का राख मिलता है ना, जब कोयले को जलाते हो तो उसकी राख मिलती है। उसी तरह से एस ऑफ प्लांट यानी पेड़ पौधों की राख, पेड़ पौधों का राख। क्लियर है? चलो, तो एस ऑफ प्लांट यानी एक बात पता चला कि बेस क्या है। तो बेस शब्द की उत्पत्ति, बेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द अल्क्यूली से हुई है। किससे हुई है? अल्क्यूली। यानी देखोगे भाई, सबसे पहले अल्क्यूली, अल्क्यूली, अल्क्यूली का मतलब क्या होता है? तो एस ऑफ प्लांट। अल्क्यूली लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब एस ऑफ प्लांट होता है। और हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग? पौधों की राख। क्लियर है ना? चलो, इतनी बातें समझ में आ रही है? तो इसको नोट रिटन वर्क में ले लें फटाफट, कोई दिक्कत? तो चलो भाई फटाफट ले लो। रिटन वर्क में सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे मेरे बाबू बेस। क्या लिखोगे? बेस। चलो फटाफट, बेस। और बेस को यानी बेस को क्या कहते हैं? क्षार भी कहते हैं। पहली बात, सबसे पहले पहली बात क्या लिखोगे? सबसे पहला देख लो, बेस। बेस को क्या कहते हैं भाई? भस्म। क्लियर है ना? और भस्म को क्षार। क्षार क्या मतलब? अल्कली। क्या मतलब बाबू? अल्कली भी कहा जाता है, कहा जाता है। पीछे बातें मत करिए, कॉपी निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए, और बदमाशी करना शुरू कर दीजिएगा तो उठा के फेंक दिए जाएंगे आप क्लास से बाहर। एक तो ऐसी ही जगह नहीं है। तो बेस को क्या कहते हैं भाई? अल्कली यानी क्षार कहा जाता है। दूसरी बात मेरे बाबू, हमने बताया कि बेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अल्कली शब्द क्या लिखेंगे भाई? अल्कली। अल्कली शब्द लैटिन भाषा, देखो भाई लैटिन भाषा, देखो किसी किसी किताब में लैटिन भाषा मिलता है और कहीं कहीं अरबी भाषा मिलता है, कहीं कहीं अरबी भाषा, या इसी में लिख दो अरबी भाषा। अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना है। अल्क्यूली, अल्क्यूली उर्दू वर्ड हो गया। अल्क्यूली क्या हो गया? उर्दू वर्ड। इसलिए अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कौन सा अर्थ बाबू? शाब्दिक अर्थ होता है क्या बाबू? क्षार। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, सीधा लिखो यहाँ से पहले, तो होता है पौधों की राख। पौधों की राख यानी इंग्लिश में क्या लिख लोगे? एस ऑफ प्लांट। एस ऑफ प्लांट इंग्लिश में क्या लिख लोगे बाबू? एस ऑफ प्लांट। एस ऑफ प्लांट क्या लिखोगे भाई? एस ऑफ प्लांट इंग्लिश में लिखोगे एस ऑफ प्लांट। क्लियर है ना? चलो, और पौधों की राख का मतलब क्या हुआ? एस ऑफ प्लांट। एस ऑफ प्लांट और पौधों की राख, एस ऑफ प्लांट। एस का मतलब क्या होता है? राख। एस का मतलब राख। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? अब बाबू आता है सबसे पहले कि बेस, तो हम जान गए कि बेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। बेस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, बात पता चला? नहीं चला? चला ना? अब देखोगे भाई, अब इसकी परिभाषा क्या क्या दी जा सकती है, इसकी परिभाषा क्या क्या दी जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के तरफ। अच्छा, सबसे पहले इसका इंग्लिश लिखा जाए ना? लिखा जाए, छोड़ दिया जाए? लिखा जाए तो लिखेंगे भाई द वर्ड, और वर्ड क्या है? अल्कली। द वर्ड अल्कली derived from
derived from the Arabic language. कौन सा लैंग्वेज है भाई? अल-क्यूली, विच मीन्स डैट, अल-क्यूली, क्लियर है ना बाबू? विच मीन्स डैट, which means that S of plant, S of plant, S of plant यानी पौधों की राख, क्लियर है? चलो दूसरा ऊपर वाले को तो लिख सकते हो ना, बेस इज आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड अल्कली, बेस इज आल्सो कॉल्ड अल्कली, क्लियर है? चलो ऊपर वाले का लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर परेशानी है तो हम लिख देते हैं, क्योंकि आपकी परेशानियों का निराकरण करना मेरा काम है। चल मेरे बाबू लिख लेना, क्या लिखेगा कि बेस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कली, अल्कली का मतलब होता है कि जल में घुला हुआ बेस। अल्कली का मतलब क्या होगा? जल में घुला हुआ, यानी राख है, पौधों की जो राख है उसको पानी में घोल दो तो क्या बनेगा भाई? अल्कली यानी क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार बनेगा, क्लियर है ना? तो जल में घुले हुए भस्म को क्षार कहा जाता है, ये भी है भाई। तो एक नया बात मिल गया आपको, क्या मिल गया? तो नोट में याद रखना कि जल में घुले भस्म को, जल में घुले भस्म को इंग्लिश में बेस को क्या कहते हैं भाई? क्षार यानी अल्कली कहा जाता है। कन्फ्यूज़न दूर हो गया? तो वैसा क्षार जो कहा जाता है यानी वैसा बेस जो जल में घुला हो, जल में या बेस का एक्वस सॉल्यूशन, बेस का एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना? जलीय विलयन, कौन सा विलयन? जलीय विलयन। तो जो भस्म का जलीय विलयन होगा उसको हम क्या कह लेंगे? अल्कली कह लेंगे। उसको क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे। यानी सीधा सीधी लिखेंगे इंग्लिश में, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस इज known as अल्कली, क्लियर है? यानी एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन बाबू? बेस का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अल्कली कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बेस क्या होते हैं तो सबसे पहले देखोगे कि अभी अम्ल में तुम देखे थे कि H होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। क्या होता है? तो बेस में OH आयन होता है। क्या होता है? OH आयन। तो सबसे पहले अगर इसका हम पार्ट देखें, क्या देखें मेरे बाबू? पार्ट देखें। तो जैसे CaOH द होल ट्वाइस किया या NaOH किया, तो ये जो पार्ट दिख रहे हैं, यानी बेस का मुख्य भाग क्या होगा? बेस का मुख्य भाग OH होता है। बेस का मुख्य भाग OH होता है। बेस का मुख्य भाग OH होता है। बेस का मुख्य भाग क्या होता है भाई? OH, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्लियर है ना? हिंदी में क्या लिख लेंगे? यही, कुछ नहीं, बाकी हाइड्रोक्साइड आयन, क्लियर है? चलो, यानी बेस का मुख्य भाग क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन OH होगा। देखो H पर क्या था? पॉजिटिव चार्ज। ये अम्ल की बात है। किसकी बात है? अम्ल की। लेकिन भस्म में देखोगे, भस्म में क्या होगा? OH, और इस पर क्या पाया जाएगा? निगेटिव चार्ज। क्या पाया जाएगा? यानी आयन के कंसेप्ट को बताया गया था। तो आयन के कंसेप्ट को जब बताए थे तो उसमें देखोगे कि सबसे बड़ा चीज़ हम करते क्या है कि यहाँ छोटे से पार्ट में समझने का प्रयास करना। H2O होता है, इसको तोड़ते हैं, इसको, यह दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में
टूट जाता है। पहला भाग क्या होता है भाई, H पॉजिटिव प्लस दूसरा भाग OH निगेटिव, दूसरा भाग OH निगेटिव। तो जो H पार्ट टूटता है इसको एसिड पार्ट कहते हैं, और जो OH होता है इसको बेस पार्ट कहते हैं। एसिड का मतलब अम्ल, एसिड का मतलब अम्ल, और बेस का मतलब भस्म। तो इसको अम्ल कहते हैं और इसको भस्म कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? यानी जल के ही भाग होते हैं, जल के। तो H जो टूटता है वह H आयन बनाता है, यानी केटायन बनाता है, और OH क्या बनाता है, एनायन बनाता है। क्या बनाता है, एनायन। यानी इसको क्या कहोगे बाबू मेरे, तो एक को सबसे पहले देखोगे कि H को कहोगे केटायन, क्या कहोगे, और इसको क्या कहोगे, एनायन। क्या कहोगे, केटायन और। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बाबू? अब केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी। नहीं समझे? आ रही है तो आने दीजिए, आ रही है तो आने दीजिए। लिखेंगे इसे? चलिए नोट कीजिए बाबू, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से मेरे बाबू, जल्दी से। हो गया बाबू, लोग आगे बढ़े? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अभी हमने बेस के बारे में देखा, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेस का डेफिनेशन क्या है, बेस का डेफिनेशन क्या है? तो देखोगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बेस, हेडिंग क्या डालेंगे, डेफिनेशन ऑफ बेस। बेस की परिभाषा या भस्म की, चलो डेफिनेशंस कर लो। भस्म की परिभाषाएं, परिभाषाएं, भस्म की परिभाषाएं। चलो मेरे बाबू, परिभाषाएं, भस्म की परिभाषाएं। सबसे पहले भस्म की परिभाषा में पहला पॉइंट देखोगे, जैसे अम्ल की परिभाषा को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। किसी ने कहा कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, किसी ने कहा ऑक्सीजन होते हैं, किसी ने कहा OH आयन से मिलकर बने होते हैं, किसी ने भास्मिकता के आधार पर दे दिया। क्लियर है? तो उसी तरह से भस्म की परिभाषा को भी सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से भस्म की परिभाषा को प्रस्तुत किया। सबसे पहला रूवेल 1774 ईस्वी में उन्होंने बताया कि भस्म वे पदार्थ होते हैं। पहली बात सुनना, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे का मतलब बीटर। नीम का पत्ता खाए हो? कैसा लगता है? बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अच्छा कितने लोग खाए हो, हैंड्स अप। चलो चलो समझ गए, खाया कोई नहीं है, बस कह रहे हैं हाँ सर खाए हैं। तो कड़वा लगता है। तो भस्म वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगते हैं। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को ब्लू रंग में बदल देते हैं। लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदल देते हैं। और तीसरा, जिसको छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है। जिसको छूने पर कैसा प्रतीत होगा? साबुन जैसा। क्लियर है ना? यानी साबुन कभी टच किए हो? देखे हो साबुन? देखे हो? नहीं देखे हो? साबुन देखे ही नहीं हो जिंदगी में? हाँ? अच्छा साबुन का होता नहीं जानते हो? खाने वाला नहीं है यार, साबुन खाने वाला नहीं है। साबुन देख लेना कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो। ठीक, एक बहुत पहाड़ की ऊंचाइयों पर मिलता है साबुन। कहाँ मिलता है? पहाड़ की नहीं, वो हनुमान जी लाने गए थे, वो साबुन नहीं लाने गए थे, वो संजीवनी बूटी लाने गए थे। बालक आपको पता नहीं है, तब आप बड़े समाज से दूर रह रहे हैं। बालक समाज में होते तो आपको साबुन भी पता चलता और हनुमान जी क्या लाने गए थे वो भी पता चल जाता। जो आप अपनी ज़िंदगी को बनाए हो एक मोबाइल में घुसेड़ कर रखने का, उसको अलग करो और समाज में आ जाओ, साबुन भी देखने को मिल जाएगा। आगे देखो, तो भस्म सबसे पहले देख मेरे बाबू, कौन बताया? रूवेल।
तो लिखेंगे 1774 ईस्वी में रूवेल ने बताया कि भस्म वे पदार्थ होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं। ए बाबू क्यों बातें कर रहे हो, किताब निकाल लो ना, मैच करो, मिलाओ। भस्म वे पदार्थ होते हैं जो पहला स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला क्या होगा भाई, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो, सबसे पहला होते हैं जो। फर्स्ट नंबर मेरे बाबू क्या लिखोगे, फर्स्ट में स्वाद में कड़वे, कड़वे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बेटर। स्वाद में कड़वे होते हैं, इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, बेटर इन टेस्ट, बेटर इन टेस्ट। क्लियर है ना। चलो दूसरा, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं, नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं या बदल देते हैं। यानी क्या करेंगे भाई कि which टर्न्स रेड लिटमस पेपर, क्लियर है ना, लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर, इनटू ब्लू इन कलर हो गया। अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो हो गया ऐसे, हो गया ब्लू इन कलर। और तीसरा, जिसको छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है बाबू, साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। क्लियर है ना। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, साबुन जैसा, यानी सोप लाइकली इन टच, सोप लाइकली इन TOUCH, यानी जिसको टच करे तो वह कैसा प्रतीत हो भाई, साबुन जैसा। क्लियर है ना। यानी जैसे आप टच करो तो उस कैसा बिहेव करने लगे, साबुन जैसा। गाना सुने होंगे ना, तुझे छूने पर लगे 440 वोल्ट का झटका। तो बेस जब पढ़ रहे हो, और बेस किसको पसंद है, बेबी को, तो टच करोगे तो क्या लगेगा, 440 वोल्ट का झटका। ये तो गाने की बात हो गई, लेकिन केमिस्ट्री की बात क्या है, बेस को टच करोगे तो कैसा प्रतीत होगा, साबुन जैसा। यानी सोप लाइकली या लाइक एज सोप इन टच। क्लियर है ना। या ऐसे लिख लोगे भैया, FEEL फील सोप लाइक ऐसे लिख लेंगे, फील लाइक एज सोप, ऐसे लिख लो भाई, लाइक एज सोप। कुछ बच्चे कह रहे हैं इन टच, सर थोड़ा सा इधर उधर कीजिए इसको, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमने कर दिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपने देखा कि सबसे पहले कि रूवेल ने बताया कि भस्म वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होंगे। दूसरा, लाल लिटमस पेपर को किस में बदलेंगे, नीले कलर में, ब्लू कलर में। यानी जो क्या करते हैं, विच चेंज द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। क्लियर है। अगला फिर क्या बताया कि जिसको टच करो तो कैसा प्रतीत हो, यानी फील लाइक एज सोप इन टच, यानी छूते हैं, टच करते हैं तो साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो फिर अब हम लोग देखते हैं भाई कि थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो, इसका एक दो एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, थोड़ा सा देखो। जैसे हम क्या करते हैं, NaOH एक बेस है और इसको जल में डिजॉल्व करते हैं। किस में डिजॉल्व करते हैं, जल में। इसका नाम क्या होता है बाबू,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है ना। और जैसे जल में डिजॉल्व करते हैं तो यह बनाता है Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, OH निगेटिव, और यह OH पार्ट ही बेस होने की पुष्टि करता है कि यह पदार्थ क्या है, बेस है। यानी इसकी पुष्टि कौन करता है, OH करता है। कौन करता है, OH। OH यह बताता है कि यह जो पदार्थ था यह क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस हो गया, कौन बताया, OH बताया। उसी तरह से हम MgOH द होल ट्वाइस कर दिए और यहाँ हमने डिजॉल्व किया H2O में, जैसे जल में घोला तो यह डिकम्पोज होगा। क्या बनाएगा भाई, 2Mg प्लस 2OH, Mg प्लस 2OH। तो अब ज़रा सोचोगे मेरे बाबू कि यह Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रा ऑक्साइड हो गया। यानी ये है क्या बाबू, एक प्रकार का बेस है। क्यों, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है, OH आ रहा है। इसको तोड़ लो अच्छे तरह से तो अब देखोगे कि Mg पर 2 प्लस चार्ज होगा, प्लस 2 OH पर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, क्लियर है ना। उसी तरह से बाबू आप देखोगे KOH, उसी तरह से LiOH, CaOH द होल ट्वाइस, AlOH द होल थ्राइस, क्लियर है ना, AlOH द होल थ्राइस। अब आपके मन में एक और कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। क्या कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर जी KOH लिख दिए, लेकिन जैसे ही आपने K को हटाया और कैल्शियम लगाया तो OH के लिए होल ट्वाइस लगाया। ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, प्रश्न उठेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, नहीं उठ रहा प्रश्न। कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न था, बताओ जल्दी से, कितने लोगों के मन में ऐसा प्रश्न था, हैंड्स अप। अच्छा, प्रश्न था ही नहीं। अच्छा, आप लोग विद्वान हैं, जानते हैं। अच्छा है भी, बताएंगे नहीं, वाह। हाँ, इज्जत का फालूदा हो जाएगा सर, काहे को खाली पीली हाथ उठाना क्लास में, इतना तो इज्जत बना के आते हैं सर। हाँ, आज ग्लैमर लेके आए, कल पल्सर लेके आएंगे, इज्जत तो बनता है सर अपना ना मार्केट में, और आप हाथ उठवा देंगे। तो बुद्धि से गरीब नहीं बनना है, बुद्धि से गरीब नहीं बनना है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी हो पूछ लिया करें, कुछ भी हो पूछ लिया करें। तो ऐसा क्यों होता है मैं भी बता देता हूँ। तो यानी सबसे पहले कि K को H को तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, बता दो, तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यानी यह बेस है, यह बेस है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, आया, कोई दिक्कत। तो ये बात समझ में आ गया। रूवेल ने बता दिया कि भस्म वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होंगे, छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होंगे और लाल लिटमस पत्र को ब्लू कलर में बदल देंगे, क्लियर। चलो इतना नोट कर लो भाई। सबसे पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो यार, हो गया, जल्दी करो। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। तो देखो अभी आप 10th क्लास में हो, जैसे 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ एक चैप्टर मिलेगा आपको, इक्विबेरियम। कौन सा चैप्टर मिलेगा, इक्विबेरियम, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में अम्ल और भस्म के कंसेप्ट को पढ़ाया जाएगा। फिर ये चैप्टर आपका रिवाइज किया जाएगा, फिर यही चैप्टर रिवाइज किया जाएगा और वहाँ आपको भस्म के लिए एक और डेफिनेशन बताया जाएगा जिसको ब्रांस्टेड लॉरी का कंसेप्ट कहेंगे, फिर से लेविज का अम्ल और भस्म का कंसेप्ट कहेंगे। तो वे लोग बताते हैं, अब जैसे लेविज का देखोगे तो इन्होंने बताया कि भस्म वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो थोड़ा सा हायर कंसेप्ट हो जा रहा है, तो हम बस बता दे रहे हैं। ये आपको फिर कहाँ दोहराने के लिए मिलेगा चैप्टर, 11th क्लास में, साम्य अवस्था चैप्टर में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आपके लेवल पे ऑर्हेनियस का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है, ऑर्हेनियस का। और ऑर्हेनियस का आयनिक कंसेप्ट किसके लिए देखेंगे, भस्म के लिए, क्लियर है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे अर्हेनियस का आयनिक विचार भस्म के लिए अर्हेनियस का, किसका बाबू? अर्हेनियस का आयनिक विचार, अर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत लिख लो भाई, काहेला विचार लिखोगे? आयनिक प्रिंसिपल भस्म के लिए, आयनिक प्रिंसिपल ऑफ अर्हेनियस फॉर बेस। इंग्लिश में क्या लिख लोगे भाई? फटाफट बता दो इंग्लिश वाले बाबू लोग, क्या लिखोगे? आयोनिक प्रिंसिपल ऑफ अर्हेनियस क्लियर है ना? फॉर बेस आयनिक प्रिंसिपल ऑफ अर्हेनियस फॉर बेस। और उन्होंने क्या बताया देखोगे? इन्होंने बताया कि भस्म वे पदार्थ होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H आयन प्रदान करते हैं। देखो अर्हेनियस बाबा अम्ल के लिए भी कंसेप्ट दिए थे ना? क्या बताए थे? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H आयन देते हैं। अब भस्म के लिए क्या बता रहे हैं? OH आयन देते हैं। यानी बेसेस आर दैट सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस्ड OH आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं? OH आयन। क्या प्रदान करते हैं? OH आयन प्रदान करते हैं। तो लिख दें पहले। चलो भाई देखोगे कि भस्म वे पदार्थ होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं भाई? OH आयन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड आयन कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी क्या कहेंगे बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। क्लियर है ना? यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे? बेसेस आर दैट सब्सटेंस which produced OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन in their aqueous solution। यानी अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं? OH आयन प्रदान करते हैं। तो पीछे का सारा एग्जाम्पल यहाँ काम कर जाएगा ना? करेगा नहीं करेगा? पीछे वाला सारा एग्जाम्पल यहाँ मज़ा देगा, अब देगा। और ये भी समझने को मिल जाएगा कि क्यों होल ट्वाइस बना, होल थ्राइस बना। तो एग्जाम्पल में देख ले भाई, पीछे वाला सारा एग्जाम्पल मेरे बाबू, मेरे राजा, मेरे सोना, मेरे दिल के करेजा लोग, फटाफट देख लो। यानी जैसे NaOH, अब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, LiOH। AQ करोगे क्या बनाएगा? Li पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। उसी तरह से बाबू KOH, AQ लोगे, AQ का मतलब जलीय विलयन, AQ का मतलब पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे आप। तो पिछले चैप्टर में क्या बताया गया कि रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाना है तो उसके अवस्था को लिखा जाता है। ठोस है तो S, द्रव है तो L, गैस है तो G, जलीय विलयन में है तो AQ। ताप दाब सांद्रण की अवस्था को एरो मार्क के ऊपर, अभिक्रिया उष्मा छेपी है तो प्लस हीट, उष्मा शोषी है तो माइनस हीट, ये सब बताया गया था ना। चलो अब देखो तो भाई इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। उसी तरह से Mg लोगे
MgOH द होल ट्वाइस, MgOH द होल ट्वाइस, AQ ले लोगे तोड़ोगे तो क्या बनाएगा Mg2 प्लस 2OH निगेटिव। उसी तरह से मेरे बाबू CaOH द होल ट्वाइस लोगे और AQ के रूप में तोड़ोगे तो क्या बनाएगा Ca2 प्लस 2OH निगेटिव। उसी तरह से एक और लास्ट वाला ले लोगे AlOH द होल थ्राइस, AQ के रूप में तोड़ दोगे तो Al3 प्लस 3OH माइनस। क्लियर है ना। हाँ, कोई एक लड़की और कुछ बोल रही थी पीछे से, क्या बोली बाबू NH4Cl, NH4OH, NH4OH। तो देखोगे मेरे बाबू एक इक्वेशन और देख लो, NH4OH, नाम क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। है बालक, बात नहीं रे, हाइड्रो ऑक्साइड। बस हो गए बाबू मेरे। AQ के रूप में होगा टूटेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, OH निगेटिव। अब देखोगे कि यहाँ हमने लिखा केवल OH द होल ट्वाइस, होल थ्राइस लिखा। तो इसका मतलब क्या है, मतलब देखो मेरे बाबू, ओए मेरे बालक इधर देखो, समझो वैलेंसी समझते हो तो देखोगे भाई OH की संयोजकता, OH की संयोजकता यानी एक होती है। कितनी होती है भैया, एक होती है। यानी वैलेंसी ऑफ OH इक्वल टू 1। क्लियर है ना। अब चलो देखो एक चीज़ और कि इधर देखा आपने कि यहाँ देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो इसको हटा दो, इसको लेते नहीं हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है भाई, वैलेंसी इक्वल टू 1 होती है। वैलेंसी को क्या कहोगे संयोजकता। क्या कहोगे संयोजकता। वैलेंसी को क्या कहोगे संयोजकता। क्लियर है ना। इनकी संयोजकता एक होती है। तो अब करते क्या हो कि लिथियम लेते हो और OH लेते हो, लिथियम लेते हो और OH लेते हो। अच्छा, फिर आज बारिश वाले मौसम हो गए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस थोड़ी देर में क्लास ओवर कर दिया जा रहा है। तो देखो लिथियम हो गया और OH हो गया, लिथियम हो गया और OH। ध्यान से देखो इसकी संयोजकता कितनी है भाई 1, और इसकी संयोजकता पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि जब भी हम किसी भी दो तत्वों के संयोग से फार्मूला लिखते हैं तो उनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बताया गया था नहीं बताया गया था, बताया गया था ना। तो वैलेंसी का क्या करना आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या बनाएगा LiOH बन जाएगा। लेकिन इधर देखोगे कि यही काम हम Mg के साथ करें तो Mg की वैलेंसी कितनी है भाई 2, OH की वैलेंसी कितनी है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा Mg1OH द होल ट्वाइस बनाएगा ना। वैसे ही एल्युमिनियम। तो ये बात तो पता चला कि अब Mg की वैलेंसी, तो यह ग्रुप 2 का तत्व होता है। ध्यान से देखो यह कौन से ग्रुप का तत्व होता है भाई 2 का। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे मेरे बाबू कि Mg की बात हमने किया तो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बैरियम, इनकी वैलेंसी कितनी होती है वैलेंसी 2 होती है। संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। तो इसी तरह से BeOH द होल ट्वाइस बनाएगा, MgOH द, उसके बाद CaOH द, SrOH द। समझ गया। उसी तरह से देख लो भाई एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3। तो यह क्या बनेगा AlOH द होल थ्राइस बनाएगा। क्लियर है ना। एनी प्रॉब्लम। तो ये पीछे वाला बात पहले लिखो
वीडियो पॉज करो और नोट करो फटाफट, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलो बाबू अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे के बाद अब अगला पॉइंट हम लोगों का आएगा टाइप्स ऑफ एसिड। इसको नोट कर लोगे पहले साइड में। टाइप्स ऑफ, अच्छा टाइप्स ऑफ बेस, एसिड नहीं, चलो गलती से निकल गया। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। गाना सुने है ना, तो हो गई गलती। चलो टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ना हमको, टाइप्स ऑफ बेस। चलो मेरे बाबू थोड़ा सा बस लिख देते हैं और कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस, भस्म के प्रकार। चलो टाइप्स ऑफ बेस में क्या लिखोगे, पहला ए नंबर लिखोगे बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर बाबू, शक्ति के। बता दो फटाफट कौन सा एसिड होगा भाई। पहला शक्ति के आधार पर एसिड का टाइप प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको क्या कहोगे, प्रबल भस्म, अम्ल नहीं रे भाई। और दूसरा वीक बेस, वीक बेस यानी दुर्बल भस्म। हो गया। चलो ये बात पता चला कितना टाइप का था भाई, 2 टाइप का। दूसरा, अरे वाह बाबू वाह, क्या बात है, आप पढ़ने आए हैं क्या। दूसरा देखो कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। और इसको क्या लिखोगे बाबू, सांद्रता के आधार पर। अरे बालक बातें कम। अब देखो कंसंट्रेटेड बेस, और कंसंट्रेटेड बेस को क्या कहेंगे, सांद्र भस्म। और दूसरा क्या होगा, डाइल्यूट बेस। क्या होगा बाबू, डाइल्यूट बेस, तनु भस्म। अगला देखो मेरे बाबू, ऐ बालक शांति का परिचय दो। अच्छा उसको डर लग रहा है, हाँ फिर आज हाथ चमकाना शुरू कर दिया। हाँ एक तो डेली आता नहीं है, जिस दिन आता है ड्रामा लेके आता है। अच्छा डेली आता है तो कहाँ बैठता है, कोना में। चलो अब देखो तो सी नंबर, ए बाबू बेस्ड ऑन एसिडिटी, बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ बेस, बेस्ड ऑन एसिडिटी ऑफ बेस। है बाबू सुनो, बहुत प्यारा टॉपिक। अम्ल के टाइप में, एसिड के टाइप में आप पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो यहाँ पढ़ोगे एसिडिटी ऑफ बेस। अच्छा बेस को भी एसिडिटी हो रही है, बेस को भी एसिडिटी हो रही है। अब इसको भी कुछ पिलाना पड़ेगा, कुछ 6 सेकंड में गायब होगा। ये कहने के लिए है, 6 सेकंड में होता कुछ नहीं है। ठीक, ये सिर्फ कहा जाता है कि 6 सेकंड में गड़बड़ गॉन और मस्ती ऑन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो देखो यानी इसको लिखोगे एसिडिटी को भस्म की अम्लीयता, भस्म की अम्लीयता के आधार पर, भस्म की अम्लीयता के आधार पर। अब देखो भस्म की अम्लीयता के आधार पर, जैसे एसिड का टाइप पढ़े थे वैसे बेस का, तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है ना। तो पहला क्या लिखोगे, मोनो एसिडिक बेस यानी एक एकाम्लिक भस्म।
दूसरा क्या पढ़ोगे भाई? डाया एसिडिक बेस, द्विआम्लिक भस्म। लिखोगे आम्लिक भस्म। और तीसरा क्या लिखोगे? ट्राई एसिडिक बेस। और इसको क्या लिखोगे? त्रिआम्लिक भस्म। तो यानी अभी आपने क्या देखा? अभी टाइप्स ऑफ बेस। और टाइप्स ऑफ बेस में क्या देखा? सबसे पहले शक्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, नॉट कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के आधार पर बेस कितने टाइप के? 2 प्रकार के। कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दूसरा क्या आप देखे? जल्दी से देख ले इधर। बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, 2 टाइप हो गया। तीसरा किसके प्रकार पर देखे? बेस्ड ऑन एसिडिटी। अब एसिडिटी का कंसेप्ट तो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब बताया जाएगा, लेकिन एसिडिटी के आधार पर बेस कितने टाइप के थे? 3। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए? पॉज करिए वीडियो, उसके बाद नोट कीजिए जल्दी से। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया बाबू लोग? आगे बढ़ा जाए? चलो अब देखो बालकों, अरे बालक पीछे वाले लोग शांत रहें थोड़ा सा। अब जो बेस का प्रकार है, इनके प्रकारों का वर्णन अलग अलग अगले क्लास में किया जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें पीसीएम क्लासेज के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।